बिहार जो इंडिया का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, क्योंकि बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। यहाँ के लाखों लोग दूसरे स्टेट में काम करते हैं और कई लोग रोजगार के लिए दूसरे स्टेट पलायन करते हैं। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का हाल है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी जाने वालों का इतना भीड़ है तो छठ पूजा में आने वाले का क्या भीड़ रहेगी। और जब हर साल दिवाली और छठ पूजा आता है तब बिहार के लोगों को घर जाने के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन के अंदर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है। यहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यही बिहार जो प्राचीन काल में एक डेवलप्ड स्टेट था, जो हर सेक्टर में एक पावरफुल स्टेट था। अब सवाल यह है कि जो स्टेट प्राचीन काल में एक डेवलप्ड स्टेट था वो कैसे एक गरीब स्टेट बन गया। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं बिहार की प्राचीन काल से लेके अब तक डेवलपमेंट कैसा रहा, जिसके कारण आज बिहार एक गरीब स्टेट है। सरकारी कोई व्यवस्था इधर नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, सब चौपट है। गांव में स्कूल नहीं है। नहीं है, पैदल जाते हैं, स्कूल बहुत दूर है। ये घर आपका क्या प्रधानमंत्री वाला बनाया? नहीं, अपने से कमा के कुछ लाला के ईटा थोड़े थोड़े कर करके बनाए हैं। ये दृश्य जो है हर साल छठ, दीपावली, होली के समय में बिहारियों को झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। देखिए ये जनरल बिहार जो प्राचीन काल में मगध कहलाता था, वही मगध रीजन पूरे अखंड भारत का सेंटर था। ऐसा क्यों, आगे आपको पता चलेगा। लगभग 322 ईसा पूर्व में एक ऐसा राजा जिन्होंने चाणक्य की मदद से नंद डायनेस्टी को हराकर मगध रीजन में मौर्य एम्पायर की स्थापना की, उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे चलकर यही एम्पायर अखंड भारत का निर्माण किया। उस टाइम पे पूरे अखंड भारत का कंट्रोल मगध रीजन से ही होता था, जिसका राजधानी पाटलिपुत्रा था, आज का पटना। मगध उस टाइम पे हर सेक्टर में पावरफुल था। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा के कारण पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग थी। लाखों सोल्जर्स, हजारों हाथी और घोड़ों के कारण मिलिट्री पावर पावरफुल थी। मगध मिलिट्री पावर का बेस था। मगध में गंगा नदी रहने के कारण एग्रीकल्चर से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मिलता था। देश विदेश तक ट्रेड होता था। पाटलिपुत्रा एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सिटी था। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत था। आगे चलकर मगध में एक ऐसे एम्पायर राज किया जो मगध रीजन को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिया। आइए जानते आखिर ये कौन से एम्पायर थे। लगभग 320 ईस्वी में एक ऐसे एम्पायर की स्थापना हुआ जिन्होंने मगध को दुनिया के सामने एक अलग पहचान दिया, जिसका पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। इस एम्पायर के टाइम में भी मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा ही था। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का भी चलाया, जिसे दिनार भी कहा जाता था। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्का चलाने वाले एम्पायर में जाने जाते हैं। इसी एम्पायर के टाइम 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त प्रथम ने वर्ल्ड का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर्स थे। इंडिया के अलग अलग एरिया से नहीं बल्कि अलग अलग देशों कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्सिया और तुर्की से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। कहा जाता है कि मगध नॉलेज का हब था। आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर का जन्म मगध में ही हुआ था। आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन और फिलोसफी में अचीवमेंट्स मिलने के कारण इस एम्पायर को हिस्टोरियन के अनुसार गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस टाइम पे भी मगध के इकोनॉमी में एग्रीकल्चर मेन सोर्स था, लेकिन इंडस्ट्री में भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। टेक्सटाइल, मेटल वर्क और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स था। उसके बाद जब मध्यकालीन काल स्टार्ट होता है तब मगध में एक ऐसे एम्पायर शासन करता है जो मगध स्टेट की विरासत को नष्ट कर देता और मगध की इकोनॉमी में गिरावट आ जाता है। साल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इस एम्पायर के टाइम तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी में जलाकर नष्ट कर दिया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के आश्रम को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण प्राचीन मगध की विरासत नष्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही मगध का नाम चेंज होकर बिहार हो गया। बिहार दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया था। दिल्ली सल्तनत का कैपिटल दिल्ली था, जिसके कारण बिहार की इकोनॉमी गिर गया था। मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड था, लेकिन किसानों पे टैक्स लगा देने के कारण किसानों की कमाई बहुत कम होता था। ओवरऑल बिहार की इकोनॉमी इस टाइम पे बहुत ही गिर चुका था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत था बिहार की इकोनॉमी गिरने का।
साल 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी पे शासन करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी पे मेनली आज का बांग्लादेश और इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा था। इस जीत के साथ शाह आलम द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया गया। दीवानी अधिकार का बेसिकली मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने फार्मर्स से जितना मन चाहा उतना टैक्स कलेक्ट करने लगा, जिससे फार्मर्स की हालत खराब हो गया। उस टाइम पे लोगों का सबसे बड़ा इनकम एग्रीकल्चर ही था। साल 1770 ईस्वी में सुखाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टैक्स कलेक्ट करने के कारण बंगाल प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा अकाल आया, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के पॉपुलेशन का 1/3 लोग प्रभावित हुए और लगभग 1 करोड़ लोगों का मृत्यु हो गया था। ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। साल 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। इसमें जमींदार को लैंड का ओनर बना दिया और फार्मर्स को किराएदार। फार्मर्स खेती करने के लिए जमींदार को किराया देता था और कंपनी फिक्स टैक्स कलेक्ट करता था। जमींदार से टैक्स कलेक्ट करने का तरीका कुछ ऐसा था। मान लीजिए जमींदार ने फार्मर से 1100 रुपये लिया तो कंपनी जमींदार से 1000 रुपये ले लेता था। मतलब जो किराया फार्मर से कलेक्ट किया उसका 90% कंपनी और 10% जमींदार लेता था। तो फार्मर्स को किराया कर्ज लेकर देना पड़ता था, क्योंकि जमींदार फार्मर्स को खेती करने के लिए नहीं देता था, जिसके कारण फार्मर्स बहुत गरीब होते चला गया। ये परमानेंट सेटलमेंट भारत को आजादी मिलने से पहले तक लागू था। एग्रीकल्चर में नकदी फसल का खेती करने का प्रेशर दिया गया, जैसे नील, अफीम और जूट, जिसके कारण खाने वाले फसल की खेती में कमी आने लगा। इसी वजह से ब्रिटिश राज में ना जाने कितने अकाल आया। ब्रिटिश ने इंग्लैंड से मशीन मेड प्रोडक्ट लाने लगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता था, जो बिहार के छोटे छोटे व्यापारी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते थे उसके तुलना में, जिसके कारण बिहार के जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे उनका रोजगार खत्म हो गया, जिससे वो लोग भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया। ब्रिटिश राज के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और रेलवे का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए किया। बिहार में जितने भी फसल होता था, जैसे नील, अफीम, जूट, चावल, गेहूं और रॉ मटेरियल को पोर्ट पे लेके जाने के लिए रोड और रेलवे का यूज करता था, जिससे वो इंग्लैंड ले जा सके। ओवरऑल ब्रिटिश लोगों का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लूट कर अपने देश ले जाना। लेकिन जब भारत 1947 को आजाद हुआ तो क्या लगता है आपको, बिहार का डेवलपमेंट में सुधार होना चाहिए, यही ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए जानते हैं आजादी के बाद बिहार के डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ। भारत आजाद होने के बाद 1947 से 1961 ईस्वी तक बिहार का सीएम श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। इनके टाइम में बिहार में 1950 ईस्वी में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू किया गया, जिसके कारण जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लैंड का ओनर अब जमींदार नहीं रहा। लैंड का पूरा कंट्रोल अब बिहार सरकार के पास था, जिससे फार्मर्स को खेती करने का अधिकार और सुरक्षा मिला। अब फार्मर्स को खेती करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता था। इस टाइम पे बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा था। नए नए फैक्ट्री बहुत लगे, जैसे बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में था, बोकारो स्टील प्लांट जो आज के झारखंड स्टेट में आता है। आजादी से पहले भी कुछ बड़े फैक्ट्री लगे थे, जैसे टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में जो आज के टाइम झारखंड स्टेट में ही आता है। और एक एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, जो था डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां बहुत सारे फैक्ट्री था। लेकिन 1980 के दशक में कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर की कमी और वर्कर के द्वारा हड़ताल के कारण वो पूरी इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी फैक्ट्री थे वो बंद हो गए। साल 1952 में केंद्र सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, जिसके कारण भारत में जहां जहां भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे लोहा, कोयला, वहां से कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल कर दिया गया। इससे बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बिहार उस टाइम पे रॉ मटेरियल रिसोर्सेज में इंडिया का नंबर 1 स्टेट था। इस पॉलिसी के बाद लोग बिहार में इंडस्ट्री ना लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्टेट में इंडस्ट्री लगाने लगा, क्योंकि इन स्टेट में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और पोर्ट एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इस टाइम पे ज्यादातर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिहार के साउथ एरिया में हुआ था, जो अब झारखंड में है, और नॉर्थ बिहार जो ज्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहा। फिर साल 1961 से 1990 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बिहार की इकोनॉमी में बहुत बुरा इफेक्ट हुआ, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा था। इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा कमी आने लगा, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में कमी आने लगा। 1990 ईस्वी के बाद बिहार की इकोनॉमी नहीं बल्कि बिहार की इमेज इंडिया में बड़ा इफेक्ट पड़ा। आखिर क्यों ऐसा, चलिए जानते हैं।
1990 ईस्वी में बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें जनता दल की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार का सीएम बनते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार में सीएम का लीडरशिप साल 1990 से 1997 तक ही करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आगे आपको पता चलेगा। उनके टाइम पे बिहार के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस था। बैकवर्ड कास्ट जैसे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए उन्हें बैकवर्ड कास्ट वाले लोग लालू यादव को लोक नायक समझते थे। ये तो काम लालू यादव का बहुत ही अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा खराब था, जिसके कारण इस टाइम पे गाँव और शहरों में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा। मर्डर, किडनैपिंग, रेप और करप्शन। इस टाइम पे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, स्कूल और हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत ही खराब था। ये सब बढ़ते हालात के कारण बिहार में लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते थे। अदर स्टेट के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए डरते थे कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। इसी कारण बिहार में इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी था। बिहार के लोग अच्छे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे स्टेट पलायन करने लगे। साल 1996 में चारा घोटाला सामने आया, जिससे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया को हिला दिया। इस घोटाले में 950 करोड़ का घोटाला किया गया। यह घोटाला में पूरी एक सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, सप्लायर्स और पॉलिटिशियन भी शामिल थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र और सीएम लालू प्रसाद यादव थे। अब आप समझ सकते हो जिस सीएम के टाइम पे इतना बड़ा घोटाला हो, उस स्टेट का डेवलपमेंट कैसा हो। साल 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पे चार्जशीट फाइल किया। उनको जेल जाने का खतरा बढ़ गया, जिसके कारण उन्होंने 25 जुलाई 1997 को सीएम पद से रिजाइन कर दिया। उसके बाद राबड़ी देवी को सीएम पद दिया जाता है। अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट ने सिविक मिसमैनेजमेंट के कारण जंगल राज बोला था। यहीं से लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज कहा जाने लगा। 11 फरवरी 1999 को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने के कारण प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, जो कुछ हफ्तों तक चला। फिर 9 मार्च 1999 को राबड़ी देवी ने सीएम पद का शपथ लिया। साल 2000 ईस्वी में आदिवासियों के द्वारा लंबे टाइम से चल रहे आंदोलन के कारण झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण बिहार का बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि झारखंड में इंडिया का सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ होता है और साथ ही बिहार के जितने भी बड़े इंडस्ट्री और झारखंड साइड ही था। इसलिए झारखंड अलग हो जाने के कारण बिहार को दोनों तरफ से लॉस हुआ, जिसके कारण बिहार के मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया, जिससे बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी। इसी वजह बिहार के लोग बहुत संख्या में दूसरे स्टेट रोजगार के लिए जाने लगे। फिर साल 2000 से 2005 ईस्वी तक वही सेम कंडीशन था जो पहले 1990 से 1999 तक था। ये था जंगल राज। इस टाइम से ही बिहार का इमेज इंडिया के दूसरे स्टेट में इमेज खराब होने लगा। साल 2005 में जब दूसरे पार्टी का नेता बनता है तो क्या लगता है आपको, बिहार का पूरी तरह से कंडीशन बदल गया? आइए जानते हैं कि 2005 से बिहार का कंडीशन कैसा था। साल 2005 ईस्वी में जब दूसरी बार विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें एनडीए के जीत के बाद नीतीश कुमार सीएम बनते हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, जो लालू यादव के टाइम बहुत बुरा हाल था। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, जिसमें गांव और शहरों का जो कनेक्टिविटी वीक था उसको मजबूत किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे काम करने के कारण बिहार में अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के लिए फ्री बुक, मिड डे मील और स्कॉलरशिप दिया जाने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए साल 2006 में साइकिल योजना लागू किया गया, जिससे गर्ल्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। बहुत सारी गर्ल्स जो 2005 से पहले 10th तक भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से यह योजना शुरू हुआ उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स 10th और हायर एजुकेशन करने लगी। नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने साल 2006 ईस्वी में पंचायत राज में 50% वुमेन रिजर्वेशन और प्राइमरी टीचर भर्ती में 50% रिजर्वेशन लागू किया गया। उसके बाद साल 2016 ईस्वी में सभी गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन लागू किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए एक और बहुत बड़ा योजना लागू किया गया। साल 2007 ईस्वी में जीविका योजना लागू हुआ। जीविका योजना का बेसिकली मतलब होता है 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है। इस ग्रुप में हर वुमेन वीकली 10 से 100 रुपया जमा करती है, तो इस ग्रुप से लोन लेकर अपने कामों को करती है और छोटे छोटे रोजगार भी स्टार्ट करने लगी, जैसे गोट फार्मिंग, डायरी बिजनेस और छोटे रिटेल शॉप, जिसके बाद वुमेन्स का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी। साल 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, जिससे बिहार में 2 बड़े बदलाव हुआ। पहला, स्टेट की इकोनॉमी गिर गया, लेकिन वही दूसरा सोशल सुधार हुआ। यह पॉलिसी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साल 2015 में पहली बार 7 निश्चय योजना शुरू किया गया, जिसमें एक पूरा डेवलपमेंट मॉडल था। ये अभी तक 3 फेज हो गया, हर 5 साल में लागू होता, अलग अलग 7 निश्चय योजना के साथ। यह 7 निश्चय का मेनली डेवलपमेंट सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे होता है। यह योजना लागू होने के बाद 2026 तक हर घर नल जल लगाया गया।
हर घर टॉयलेट बनाया गया, गांव में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया गया, हर घर बिजली पहुंचाया गया, युवाओं के लिए रोजगार पे फोकस किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार 2005 से 2026 तक सभी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम और पॉलिसी लागू किया, तो आखिर क्यों बिहार अभी तक इंडिया का सबसे गरीब राज्य है, जहां पॉवर्टी रेट 33.76% है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम अभी भी बिहार में है जिसके कारण आज बिहार का डेवलपमेंट धीरे चल रहा है। इंसान के बेसिक डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बिहार के सरकारी सिस्टम में इतना करप्शन है कि यह भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो कैसे। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर का बात करूं तो पिछले कुछ सालों में बिहार में हर साल के बजट में एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, लेकिन अच्छे से डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाने के लिए क्लासरूम नहीं रहने के कारण बच्चों को पैर के नीचे पढ़ाया जाता है। न बिल्डिंग, न जमीन, न छत, न बेंच, फिर भी शिक्षा जारी है। आसमान के नीचे खुले मैदान में ABCDEFG से लेकर AAEU बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास 4 का क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड नहीं रहने के कारण बच्चे को ब्लैक बोर्ड की जगह लोहे के गेट पे पढ़ाया जाता है। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय शाहपुरा में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के एक ऐसा गांव का स्कूल जहां के टीचर से एक जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन किया कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, तो जवाब नहीं दे पाया। नेता जी, देश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां मिड डे खाना भी बहुत दिनों तक नहीं बनता है। से बच्चे जो है वो भूखे पड़ रहे थे। अब जो भी है, अब जो भी सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। मतलब 1 महीना से नहीं बन रहा था ना, आज पहला दिन बन रहा है ना। जबकि बिहार सरकार ने फ्री किया हुआ है। यह आपने जो देखा ये तो प्राइमरी स्कूल का कंडीशन था। अब हाई स्कूल का बात किया जाए तो जहां 9 से 10 तक की पढ़ाई होती है वहां भी पढ़ने के लिए क्लासरूम की कमी होती है तो जगह कम है। कभी कभी जब बच्चा इतना बढ़ जाता है तो सबको बाहर खड़ा होना पड़ता है। अब जरा सोच कर देखिए, बिहार सरकार जो हर साल एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट देता है, लेकिन कुछ ही स्कूलों का डेवलपमेंट हो पाता है। आखिर क्यों सभी जगह सेम फैसिलिटीज नहीं मिल पा रहा है। अब हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट देखते हैं। शिवहर जिला का एक ऐसा PSC हॉस्पिटल जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, डिलीवरी सेवा भी नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई थोड़ा भी सीरियस मरीज आता है तो उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। यह बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक शिवहर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्णिया। यहाँ लगभग 2 सालों से इमरजेंसी और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह बंद है। ये प्रॉब्लम PSC हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी है। दरभंगा का DMCH हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये ICU है, मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है DMCH। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हो। ICU में जो मरीज होते हैं उसे प्रॉपर चेकअप करने के लिए डॉक्टर और नर्स का कमी है। नर्स डॉक्टर वगैरह कितनी देर में आते हैं? वो आता ही नहीं है। बहुत समझे कि अगर प्राण निकल गया तभी आता है, नहीं तो नहीं, या उसका जो अपना रूटीन चार्ट है उसके बाद ही आता है। राम भरोसे छोड़ दिए। राम भरोसे ही है। मरीजों के लिए मोस्टली मेडिसिन बाहर से ही खरीदना पड़ता है। जो दवा है शायद अगर 4 दवा लिखते हैं तो उसमें 1 मिलता है, 3 बाहर से लेके आते हैं। इतना ही नहीं, जब बाढ़ आता है तो हॉस्पिटल में पानी भर जाता है और ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल तालाब में बना हुआ है। इस डूबे अस्पताल में आपका स्वागत है। ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अस्पताल आपको चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। हेल्थ क्वालिटी में बिहार स्टेट रैंकिंग में ऑलमोस्ट नीचे आता है। अब जरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में एक ऐसा ब्रिज जो 1 साल में 2 बार गिरा, जिसका लागत 1700 करोड़ रुपया था। दूसरी बार है जब इस पुल के साथ ऐसा हुआ, ये पहली बार नहीं है। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था। रानीगंज में एक ऐसा ब्रिज बना जो किसी अजूबे से कम नहीं। ब्रिज के दोनों साइड रोड भी नहीं था। This is a 35-foot bridge in Bihar's Raniganj, with no road on either side, standing proudly in the middle of an open field. इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बुरा हालत तो पटना का मुसल्लापुर हाट और बाजार समिति एरिया का है, जहां खुले नाले और रोड जो टूटा हुआ है। जब बारिश का टाइम आता है तो रोड में पानी भर जाता है और नाले का पानी भी बाहर आ जाता है। और ये देखिए फुल्ली ओपन है और कोनो आज से नहीं, ये करीब 1 मंथ से ऊपर है। 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ का रहे हैं। ये पूरा गटर ओपन है। मुसल्लापुर एरिया का नाला नहर जैसा लगता है। आप ड्रोन शॉट में देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा एरिया है और इसी के किनारे
लाखों छात्र रह रहे हैं। आप समझिए इनकी किस तरीके का जीवन चल रहा होगा। ये सब प्रॉब्लम के कारण वहाँ के लाखों लोग और बिहार के दूसरे जिले से जो स्टूडेंट आकर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब जरा सोच कर देखिए, पटना जो स्टेट का कैपिटल है वहाँ का डेवलपमेंट इस तरह का है और जो छोटे छोटे शहर बिहार का है उसका डेवलपमेंट क्या हो। अभी तक बिहार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। इसका मेनली रीजन है कि इंडस्ट्रियल एरिया कुछ गिने चुने ही है और इस सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत धीरे चल रहा है। सबसे ज्यादा फैक्ट्री इंडिया में कौन सी स्टेट में है, इस रैंकिंग में बिहार बहुत नीचे है, जिसके कारण आज बिहार के लोग लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट में काम करते हैं और बहुत सारे लोग रोजगार के लिए हर साल पलायन करते हैं। बिहार के पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिस्सा युवा का है, लेकिन युवाओं को जॉब ना मिलने के कारण वो फैमिली के साथ एग्रीकल्चर में काम करते हैं या तो मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस ऑलमोस्ट 1% होता है, तभी यहाँ के युवा 5 से 10 साल तक भी तैयारी करते हैं और जब जॉब नहीं लगता है तो किसी दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है बिहार की गरीबी में, जो बिहार में कई साल से चलता आ रहा है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि जब भी इलेक्शन होता है तो वो अपने ही कास्ट वाले पार्टी को वोट देते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि कौन से पार्टी के नेता मेरे और स्टेट के लिए डेवलपमेंट करेंगे। जियोग्राफिकल रीजन भी बिहार के गरीबी का कारण माना जाता है, क्योंकि बिहार जो समुद्र के निकट नहीं है, जिसके कारण एक भी पोर्ट नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा जियोग्राफिकल रीजन हर साल बाढ़ का आना। बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण बिहार में नेपाल से आने वाली नदी के कारण होता है, क्योंकि जब मानसून के टाइम नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदियों से बहुत सारा पानी बिहार में आता है और साथ ही बिहार में होने वाली बारिश के कारण नदियों में पानी भर जाता है और पानी बाहर आ जाती है। बिहार का फ्लैट जमीन रहने के कारण कई गाँव में बाढ़ आ जाता है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं, जिसका असर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के रूप में देखा जा रहा है। बिहार का 73% एरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। हर साल बाढ़ के कारण किसानों का फसल खराब हो जाता है, साथ ही लाखों लोगों का संपत्ति का नुकसान होता है और कई लोगों का डेथ भी हो जाता है। बिहार सरकार हर साल बाढ़ में बहुत सारी रुपया राहत और बचाव के लिए खर्च करते हैं, लेकिन बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई सलूशन नहीं निकाला गया, जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बिहार आज भी इंडिया का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार को डेवलप होना और गरीबी से बाहर निकलना है तो बिहार सरकार को कौन कौन से सेक्टर में अच्छे से काम करना चाहिए और बिहार के नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए जिससे बिहार का डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहिए। बिहार सरकार को बेटर इरिगेशन सिस्टम और बाढ़ को कंट्रोल करने पे काम करना चाहिए ताकि कभी सुखाड़ और बाढ़ ना आए, जिसके कारण फसल नहीं खराब हो। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर टीचिंग सिस्टम जिसमें स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास हो, थियोरिटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले और वेल ट्रेंड टीचर हो। अब तीसरा, हेल्थ सेक्टर, इसमें भी सेम, सबसे पहले बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी तरह के फ्री मेडिसिन मिले जब कोई मरीज इलाज कराने के लिए जाए तब। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गांव और शहरों का रोड, NH, हाईवे, ब्रिज, रेलवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट, इन सब पे बेटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगी। पांचवा, इंडस्ट्री सेक्टर जो बिहार का सबसे कमजोर है। बिहार सरकार को छोटे छोटे स्टार्टअप के लिए स्कीम लागू करनी चाहिए जिससे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प हो और अदर स्टेट के इन्वेस्टर और बिजनेसमैन को बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज्यादा अप्रूवल देना, जिसके कारण बिहार में जॉब क्रिएट हो, जिससे बिहार के युवा को रोजगार मिलेगा और साथ ही बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी। छठा, गवर्नेंस सिस्टम। बेटर गवर्नेंस सिस्टम ना होना किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है, तो बिहार सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आज भी बिहार में कोई भी डेवलपमेंट के लिए बजट पास होता है तो वो अच्छा से नहीं हो पाता है। लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि आज भी बिहार में कुछ न कुछ चोरी हो जाती है। बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, कभी पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। और अब स्टेट के नागरिकों का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि स्टेट के गवर्नमेंट का, तो नागरिकों को लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। कोई भी सेक्टर में करप्शन हो तो उस पर आवाज उठाएं। इलेक्शन के टाइम कास्ट के बेस पे वोटिंग ना करें। देखें कि कौन सा नेता स्टेट और मेरे डेवलपमेंट के लिए काम किया, उसे ही वोट दें। और लास्ट, बिहार के यूथ को बोलना चाहता हूँ, आप बिहार और भारत का भविष्य हो, तो आप केवल गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड मत रहो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। और भी करियर ऑप्शन है, आप छोटे स्टार्टअप कर सकते हो। जितने पैसे से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में 5 से 10 साल टाइम देते हो, उतने पैसे से ही छोटे रोजगार स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और बहुत सारे ऐसे स्किल हैं। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में पहले स्किल सीखें, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जॉब लगने का चांस ऑलमोस्ट 1% है। बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो था बिहार इंडिया का सबसे गरीब राज्य क्यों है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।